गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग सीरीज़ आरएलसी सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं सीरीज़ आरएलसी सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। तीनों पैसिव एलिमेंट है। यहाँ पे साइनोसॉइडल एक्साइटेशन दिया हुआ है, मीन्स इनपुट दिया हुआ है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये जो सोर्स है या जो एक्साइटेशन है, ये इसका वोल्टेज फिक्स होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी इसका जो होना चाहिए वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाला सोर्स होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेरी करेंगे तब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये सर्किट रेजोनेंस शो करता है। इस तरह का सर्किट जो रेजोनेंस शो करता है उसको हम लोग सीरीज़ रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सीरीज़ आरएलसी सर्किट है। पैरेलल आरएलसी सर्किट होगा तो वहाँ पे पैरेलल रेजोनेंस कहेंगे, ठीक है। हम लोग इंडिविजुअली एल और सी का, है ना, रिस्पॉन्स जानते हैं, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ठीक है। कि वो टी इक्वल टू ज़ीरो पे कैसा बिहेव करता है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैसा बिहेव करता है, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू ज़ीरो पे क्या मतलब बिहेव करता है ना। इन्फिनिटी पे फ्रीक्वेंसी पे कैसा बिहेव करता है, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एज यू नो दैट एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ठीक है। और एक्स इज इक्वल टू 1/j⍵c, ठीक है। तो हम लोग इससे देख सकते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होगा, यहाँ पे दिया हुआ भी है ना, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, एक्स इज इक्वल टू 1/j⍵c, ठीक है। यहाँ पे j⍵l, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आप ज़ीरो कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इस रिएक्टेंस ज़ीरो हो जाएगा। तो इसीलिए, और ज़ीरो रिएक्टेंस शॉर्ट सर्किट में होता है, ठीक है। आप इन्फिनिटी कर दीजिएगा, है ना, फ्रीक्वेंसी, तो इसका रिएक्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, मीन्स ओपन सर्किट हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे ओपन सर्किट है, ठीक है। और किसी, है ना, किसी फ्रीक्वेंसी ओमेगा पे क्या होगा, इसका रिएक्टेंस ये होगा, ठीक है। उसी तरह कैपेसिटर का भी देख सकते हैं आप कि फ्रीक्वेंसी जब ज़ीरो होता है तब इसका क्या होता है, रिएक्टेंस इनफाइनाइट, दैट मीन्स ओपन सर्किट होगा। और जब इसका फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट होगा तो इसका रिएक्टेंस होगा ज़ीरो, दैट मीन्स शॉर्ट सर्किट। और किसी फ्रीक्वेंसी पे इतना रिएक्टेंस होगा उसका, ठीक है। अब हम लोग टाइम के साथ देखते हैं t इक्वल टू ज़ीरो पे क्या होता है। t इक्वल टू ज़ीरो पे हम लोगों को पता है कि जो होता है इंडक्टर वो ओपन सर्किटेड होता है, ठीक है। और t इक्वल टू इन्फिनाइट पे क्या होता है, शॉर्ट सर्किटेड होता है, और, है ना। और उसी तरह कैपेसिटर का हम लोग जानते हैं कि शॉर्ट सर्किटेड होता है t इक्वल टू ज़ीरो पे, और t इक्वल टू इन्फिनाइट पे ओपन सर्किटेड होता है, ठीक है। सीरीज़ आरएलसी सर्किट का इनपुट इम्पीडेंस निकालेंगे तो आप देख सकते हैं तीनों सीरीज़ में है, R प्लस j⍵l प्लस 1/j⍵c, तीनों सीरीज़ में है। तीनों को सिंपली ऐड कर दिया है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम लोग जानते हैं 1/j इज़ इक्वल टू -j होता है, ठीक है। आप ऊपर नहीं, है ना, ऊपर j से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे j से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो नीचे j² हो जाएगा, ऊपर j होगा, तो j डिवाइडेड बाई j²। हम जानते हैं j² का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, तो -j होगा, ठीक है। दैट्स वाई 1/j इज़ रिप्लेस्ड बाई -j से जैसे ही रिप्लेस किया और j कॉमन ले लिया तो आपको ये आएगा ओमेगा एल माइनस 1/ω_c, ठीक है। हमें पता है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, है ना, इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। ओमेगा नॉट इज़ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी लेट कर लिया है हम लोगों ने, ठीक है। तो ये अगर इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होना होगा तब इस फ्रीक्वेंसी पे जे टर्म मीन्स इमेजिनरी पार्ट, है ना, इमेजिनरी पार्ट क्या है इस टर्म का, ये है, ये पार्ट को होना होगा ज़ीरो, तो इसीलिए इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। क्योंकि जब तक इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो होगा नहीं, इम्पीडेंस, है ना, प्योरली जो होगा उसमें रजिस्टिव नहीं होगा, ठीक है। और रजिस्टिव प्योरली होना चाहिए रेजोनेंस पे, ठीक है। तो दैट्स वाई इनपुट इम्पीडेंस हो जाएगा, आपको आर सिर्फ बचेगा क्योंकि ये तो ज़ीरो हो गया इमेजिनरी पार्ट। आप देख सकते हैं इसको कंपेयर कीजिएगा, ठीक है। तो ये टर्म के ज़ीरो हो जाने से, है ना,
मिनिमम हो जाता है वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू ऑफ जेड इन जो है वो मिनिमम हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से इस फ्रीक्वेंसी पे अगर आप करंट निकालिएगा, अब देख सकते हैं सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है, यानी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट जो होता है वो प्योरली रेजिस्टिव होता है सीरीज आरएलसी में, ठीक है। और करंट आप देख सकते हैं वी बाई जेड नॉट, इवन पैरेलल में भी प्योरली रेजिस्टिव ही होगा, वी बाई आर हो जाएगा। अब देख सकते हैं रेज है ना, इम्पीडेंस जब मिनिमम होगा तब करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दैट्स वाई जब इम्पीडेंस मिनिमम हुआ तब है ना आपको करंट जो हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ से इक्वेट कर रहे हैं, इसको ज़ीरो से इक्वेट किया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। आप देख सकते हैं ओमेगा की जगह मैंने ओमेगा नॉट पुट कर दिया है। जब ओमेगा की जो जगह ओमेगा नॉट होगा तभी तो ये टर्म ज़ीरो होगा, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC रेडियन पर सेकेंड आया आपको, ठीक है। ये जो हो गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इस फ्रीक्वेंसी को, ये तो रेडियन पर सेकंड में, अगर हर्ट्स में निकालना है तो क्या कैसे होगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2πf होता है ना। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf पुट किया, सॉल्व किया तो आपको f इज इक्वल टू 1/2π√LC आया, ठीक है। और हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे ज़ीरो कैसे हुआ। आप देख सकते हैं ये एक्सेल पार्ट है, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1/ωc, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ मैं, डायरेक्शन वाइज तो अपोजिट होता ही है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसका कोएफिशिएंट j है, इसका कोएफिशिएंट -j, दैट मीन्स आप देख सकते हैं ये करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है और ये करंट से 90 डिग्री क्या हो रहा है, लैग कर रहा है, ठीक है। तो उस तरह से आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री अपार्ट है, ठीक है। 180 डिग्री अपार्ट है मीन्स एक दूसरे को ये कैंसिल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मगर मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें तो एक्सेल और एक्सी दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। किस फ्रीक्वेंसी पे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। आप देख सकते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे एक्सेल और एक्सी दोनों बराबर हुए, है ना। मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन वाइज दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री अपार्ट हैं, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में है। उस वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, जिस वजह से इमेजिनरी पार्ट हो गया ज़ीरो, जिस वजह से सर्किट हो गया प्योरली रेजिस्टिव, है ना। ये सीरीज़ आरएलसी सर्किट है, मीन्स आर एल एंड सी तीनों में करंट जो होगा वो कॉमन होगा, सेम होगा, ठीक है। मीन्स वोल्टेज जो होगा वो फॉलो करेगा किसको, रिएक्टेंस को, ठीक है, या कहें रेजिस्टेंस को। तो करंट का डायरेक्शन जो होगा वो कॉमन होगा सबके लिए, ठीक है। उसको रेफरेंस हम लोग लेंगे, ठीक है। और वोल्टेज जो होगा वो फॉलो करेगा इम्पीडेंस को, या कहें रिएक्टेंस को, ठीक है, या रेजिस्टेंस को। तो आप देख सकते हैं कि वी एल ऑब्वियसली मैंने कहा था एक्सेल लीड कर रहा है, एक्सी लैग कर रहा है, ठीक है। और ये हो गया डायरेक्शन। अब मान लीजिए यहाँ पे रजिस्टर था तो आई भी इधर ही होगा, तो इसका मतलब वी आर भी इस साइड ही होगा। आई कॉमन है, मीन्स तीनों एलिमेंट में से आई कॉमन है, मीन्स ये रेफरेंस हो गया। रेजिस्टेंस तो इधर ही होगा, ठीक है, तब ना वी आर इधर होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, सिर्फ रियल पार्ट है। आप देख सकते हैं एक्सेल क्या था, जे ओमेगा एल, तो जे से लीड कर रहा था। एक्सी क्या था, -j/ωc, ठीक है, या 1/j/ωc आप कह सकते हैं। तो इसी वजह से वी सी इधर हो गया, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे, मगर कैंसिल आउट करेंगे किस फ्रीक्वेंसी में, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर। वो दोनों मैग्नीट्यूड वाइज ये वी सी एंड वी एल दोनों बराबर होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी magnitude of VL is equal to magnitude of VC and out of phase by 180 डिग्री, as I said earlier, ठीक है। जेड इन जो होता है ये तो कॉमन है, ठीक है। ये तो आप देख सकते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ये जो होता है इसमें ये टर्म तो ज़ीरो हो जाता है, मीन्स पूरा जो सर्किट है वो हो जाता है रेजिस्टिव। मीन्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे पूरी सर्किट जो होता है वो
आपको LOC एलिमेंट प्रेजेंट हैं, फिजिकली दे आर प्रेजेंट, बट इलेक्ट्रिकली दे आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। वो रेजोनेंस कर रहे हैं एक दूसरे में, LOC, ठीक है। और है ना, उसकी नेचर जो होगा प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगा रेजोनेंस पे। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। एक ऐसा फ्रीक्वेंसी ले लिया जाए जो कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा वाला फ्रीक्वेंसी लेंगे तो ये टर्म का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, ये टर्म का मैग्नीट्यूड घटेगा। आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बढ़ाइए, आप फ्रीक्वेंसी को वैरी कीजिए, यहाँ पे भी कीजिए और यहाँ पे भी कीजिए। तो जैसे ही सर्किट में आप देखेंगे कि ये पार्ट डोमिनेंट हो रहा है, ये पार्ट वीक हो रहा है, तो सर्किट का नेचर इस तरह का हो जाएगा, इंडक्टिव नेचर हो जाएगा। दैट्स वाई आप देख सकते हैं ऐसा कोई भी फ्रीक्वेंसी जिसका मैग्नीट्यूड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो रहा है, उसमें ये एलिमेंट जो होता है डोमिनेट कर रहा है, ये एलिमेंट वीक हो रहा है, दैट मीन्स उस केस में XL माइनस XC होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, इसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा और ये डोमिनेंट नेचर में होगा, ठीक है। तो सर्किट होगा इंडक्टिव नेचर में, ठीक है। और उसी तरह सेम टू सेम उसी तरह वाइस वर्सा, ऐसा कोई भी फ्रीक्वेंसी जिसका मैग्नीट्यूड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम होगा, उस केस में इसका मैग्नीट्यूड है ना कम होगा, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, उस केस में XC माइनस XL होगा। और सर्किट में डोमिनेंट होगा क्या, सर्किट में डोमिनेंट होगा कैपेसिटेंस, है ना। कैपेसिटिव नेचर जो होगा क्या होगा, डोमिनेंट होगा। तो उस समय सर्किट जो होगा कैपेसिटिव नेचर शो करेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आप यहाँ देख सकते हैं कि करंट वर्सेस ओमेगा, मींस करंट किस तरह से फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चेंज हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से इम्पीडेंस चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि करंट चेंज होगा। I बराबर V/Z होता है, ठीक है। अब जब Z ही चेंज हो रहा है फ्रीक्वेंसी के चेंज हो जाने से, वेरी हो रहा है फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से, तो I ऑब्वियसली चेंज होगा, है ना। इन्वर्सली आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। Z का वैल्यू अगर यहाँ पे आप सीरीज RLC के लिए पुट कीजिएगा तो इस तरह से आएगा, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ मैग्नीट्यूड रखा है, ठीक है। अब जानते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, ये टर्म ज़ीरो हो जाता है, ये टर्म प्रेजेंट ही नहीं होता है। दैट मीन्स √R² होगा, और √R² का वैल्यू कितना होता है, R होता है। दैट्स वाई रेजोनेंस करंट कितना होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट कितना होगा, V/R, जो कि मैक्सिमम करंट होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका वैल्यू, इम्पीडेंस का वैल्यू क्या है, मिनिमम होता है रेजोनेंस पे, और इम्पीडेंस मिनिमम मतलब करंट मैक्सिमम, ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एट रेजोनेंस इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ए नेटवर्क इज प्योरली रेजिस्टिव हैविंग मैक्सिमली मिनिमम वैल्यू, ठीक है, हैविंग मिनिमम वैल्यू सो दैट इनपुट वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। मैंने बताया यहाँ पे, आपको बताया था अभी, है ना, फेजर डायग्राम से, ठीक है, कि आप देख सकते थे वहाँ पे इनपुट वोल्टेज एंड करंट जो था फेज में था एट दिस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। द रिएक्टिव पार्ट ऑफ इनपुट इम्पीडेंस इज ऑलवेज ज़ीरो। मैंने कहा इमेजनरी पार्ट ज़ीरो होगा, ठीक है, इमेजनरी पार्ट ज़ीरो होगा। और इमेजनरी पार्ट किसकी वजह से होता है, L और C की वजह से होता है ना। और L और C के है ना रेजिस्टिव नेचर को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं at resonance the current drawn by network have maximum value so that such circuit behaves as a band pass filter, ठीक है। At resonance the voltage across inductor and capacitor are equal in magnitude and out of phase by 180 degree so that voltage across LC combination has ज़ीरो वैल्यू, ठीक है। मैंने कहा दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है ना। मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों इक्वल हो जाते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में, लेकिन डायरेक्शन वाइज दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री अपार्ट होते हैं, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और सर्किट में रह जाता है सिर्फ रजिस्टर, ठीक है। और सर्किट का नेचर हो जाता है रेजिस्टिव, ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा ये कह रहा है एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द नेटवर्क इज़ रेजिस्टिव एंड हैज़ यूनिटी पावर फैक्टर। ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टिव नेचर का होगा सर्किट तो यूनिटी पावर फैक्टर होगा, ठीक है, क्योंकि पावर फैक्टर किस यूनिटी होता है, वोल्टेज और करंट के बीच 0 डिग्री एंगल होगा, है ना, रेजिस्टिव सर्किट में। और पावर फैक्टर क्या होता है, cos φ होता है,
एंड फाइज द एंगल बिटवीन बी एंड आई, जो कि 0 है, तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, इसलिए यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जब ओमेगा नॉट से ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा लीजिएगा, तो सर्किट हो जाएगा इंडक्टिव नेचर का, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लैग हो जाएगा, ऑब्वियसली इंडक्टिव हो जाएगा, मीन्स क्या होगा, करंट क्या होगा, लैग करेगा वोल्टेज से, ठीक है ना। तो पावर फैक्टर कैसा नेचर का होगा, लैगिंग नेचर का होगा ना, वाइस वर्सा। आप देख सकते हैं जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम लीजिएगा फ्रीक्वेंसी, तो कैपेसिटिव नेचर का होगा, है ना, करंट लीड करेगा वोल्टेज से, तो पावर फैक्टर लीडिंग नेचर का होगा, ठीक है।